देश भर में एथनॉल ब्लेंडिंग काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार की तरफ से लगातार एथनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। सरकार के समर्थक जो हैं वो एथनॉल ब्लेंडिंग को काफी बेहतर बता रहे हैं, जबकि सरकार के आलोचकों की तरफ से एथनॉल ब्लेंडिंग की काफी आलोचना की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार ने देश को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया है, जहां पर सरकार अपने फायदे के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन आखिर इन दावों का सच क्या है, सरकार क्या बता रही है और आलोचकों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, उन दावों में कितनी सच्चाई है। आज इस वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप टॉपिक देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो आलोचना हो रही है, आलोचना यहाँ पे किस आधार पर आपको देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि एक जो पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है, जो आलोचक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एथनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम जो सरकार लेकर के आई है, वहां पर सरकार की तरफ से हमारे देश को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया गया है, जहां पर सरकार कभी E20 को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी E85 को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी E100 को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो लगातार एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं और किसी एक चीज पर कोई पुख्ता बात जो है वो यहां पर नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो आलोचना है वो इस बात को लेकर भी है कि आपका जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी वजह से गाड़ियों की माइलेज में गिरावट आ रही है, इंजन के पार्ट्स जो है वो खराब होने की संभावना बनी हुई है, और ईंधन चुनने की जो आजादी है, यानी कि अपने फ्यूल को चूज करने की जो आजादी है, वो आजादी यहां पर प्रभावित हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है अपने नागरिकों पर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल है उसको थोपने की कोशिश कर रही है। तो ये एक आलोचना आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस पूरे टॉपिक को लेकर के सरकार ने अपना पक्ष भी पेश किया है, सरकार ने अपनी बातें बताई हैं, अपने रीजंस बताए हैं। सरकार का ये कहना है कि हम जो ये पूरा प्रोग्राम लेकर के आए हैं, ये प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ये प्रोग्राम जो है आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। और हमने ऐसे ही नहीं कि हमने एक दिन में उठ करके इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। सरकार की तरफ से, हमारे जो तमाम ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, इस प्रोग्राम को एक दिन में डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं, और उन्हीं परीक्षणों का परिणाम है फील्ड ट्रायल्स किए गए हैं, जमीनी स्तर पर परीक्षण किया गया है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है। जैसा कि आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि जो आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए लगभग 40,000 किलोमीटर कार के मामले में और 20,000 किलोमीटर आपका टू व्हीलर के सफल परीक्षण यहां पर किए गए हैं। और इसी की वजह से हम E20 जो है इसकी पुष्टि कर पाए हैं, और इसी वजह से भारत सरकार E20 को भारत में समग्र स्तर पर, यूनिवर्सल स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रही है। तो एक तरफ हमने आलोचकों के बयान देखे, एक तरफ हमने यहाँ पर सरकार का पक्ष देखा। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपका साइंटिफिक रिगरस जो टेस्ट होते हैं उनके आधार पर लिया गया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि आपके क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम जो भी कोशिशें यहां पर कर रहे हैं, ये तमाम कोशिशें आपका भारत की जो अपनी ग्रीन पॉलिसी है, भारत की जो अपनी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुरूप आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें भारत की जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है उसकी शुरुआत मुख्य तौर पर साल 2000 के आसपास आपको देखने को मिलती है, जहां पर भारत में BS स्टैंडर्ड 2 को अपनाया जाता है। भारत स्टैंडर्ड 2 को अपनाया जाता है, जो कि गाड़ियों से कितना प्रदूषण होता है उसको मापने का एक स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं। उसके बाद आपका जो है फिर BS3 अपनाते हैं हम, फिर हम BS4 को अपनाते हैं 2017 में, फिर भारत में BS5 की बारी आती है, लेकिन हम BS5 को छोड़ देते हैं, हम BS5 को स्किप करते हुए सीधे 2020 में BS6 की तरफ चले जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा स्टैंडर्ड है, वो BS6 स्टैंडर्ड है। और अब सरकार जो है यहां से सीधे ओवरराइड कर रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की तरफ, सीधे आपको ओवरराइड आपको देखने को मिलेगी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की तरफ। तो अब सरकार जो है हरित जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसके अंतर्गत एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है
ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, ये कोर्स मुख्य तौर पर एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे टॉपिक डिटेल तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करने वाले हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड कलर नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आपको अपने घर की कंफर्ट में रहकर के पढ़ाई करनी है, सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, और दिल्ली और करोल नोएडा सेंटर जो है वहां से आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगे, यानी कि क्वालिटी को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इस पूरे कोर्स में आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको मेंस के नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है आंसर इवैल्यूएट करने की सुविधा मिलेगी, इसमें आप करंट अफेयर का एक्सेस भी 3 साल तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था E20 प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की वजह से क्या क्या बेनिफिट अब तक आपको देखने को मिले हैं। बेनिफिट्स की अगर आप बात करें, जो सरकार ने बताया है, बेनिफिट यह है कि अब तक 310 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल जो है इसके आयात में यहां पर बचत हुई है। इतना क्रूड ऑयल जो हमको आयात करना पड़ता अगर हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम नहीं होता, तो इतनी बचत यहां पर आपको देखने को मिली है। इसकी वजह से, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, एथेनॉल को उत्पादित करने की वजह से 1.6 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो किसानों को, जो गन्ना किसान हैं, जो बायोमास है, जो आपके बायोमास उत्पादन है, उसके लिए किसानों को सीधे तौर पर दिया गया है। तो इतना पैसा किसानों को दिया गया है। अगर आप देखें तो इसकी वजह से 1.9 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा, जो आपका विदेशी मुद्रा है, उसकी बचत आपको देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि हमने इतना तेल आयात नहीं किया है। तो हमारे तेल आयात में गिरावट आई है, किसानों को फायदा हुआ है, किसानों को पैसे मिले हैं, और इसके साथ साथ भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी आपको बचत देखने को मिली है। इसका प्रभाव अगर आप देखें, इसका प्रभाव ये रहा है कि हाई ऑक्टेन और कूलिंग इफेक्ट के कारण ये ब्राजील और यूएस में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो इसका एक इंटरनेशनल एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा कि जो एथेनॉल प्रोग्राम है उसका न केवल भारत में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एथेनॉल प्रोग्राम का इस्तेमाल आपको ब्राजील में भी देखने को मिलेगा, जहां पर 27%, और ब्राजील में तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 100% एथेनॉल पे काम करती हैं, और यूएसए में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, उस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे फायदे जो हैं वो भारत सरकार को, भारत के आम नागरिकों को देखने को मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो एक इसका दूसरा पक्ष भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो उसका वो पक्ष था जो अब तक सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, तो वहां पर आपको हकीकत नजर आएगी, वहां पर आपको रियलिटी नजर आएगी। उसी रियलिटी पर हम बात करते हैं। हम E20, E10 को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से जो आपका इंजन है उस पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आपको E20 या एथेनॉल ब्लेंडिंग का देखने को मिलता है वो ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जो आपका ईंधन है, जो आपका इंजन है, इंजन की दक्षता काफी ज्यादा कम हो जाती है। इंजन की जो माइलेज है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। एक अनुमान ये बताता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में E20 का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जो आपकी जो माइलेज है उसमें 34% तक की गिरावट आ सकती है। आपकी माइलेज में, आपकी गाड़ी की माइलेज में 34% तक की गिरावट आ सकती है। अगर आप E10 इस्तेमाल करते हैं, E10 की वजह से जो माइलेज में गिरावट आती है वो 3 से 5% के आसपास रहती है। E20 की वजह से जो गिरावट आती है वो 34% के आसपास रहती है। तो प्योर पेट्रोल की तुलना में, शुद्ध पेट्रोल की तुलना में, शुद्ध पेट्रोल में आपका 100% एनर्जी आपको देखने को मिलती है, जबकि जो एथेनॉल है उसमें जो एनर्जी है उसमें 34% एनर्जी डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि इसकी वजह से, एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों की जो माइलेज है, जो ऊर्जा दक्षता है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बेसिकली आपका क्षरण की चुनौती, कोरोजन की चुनौती, और वाष्पशीलता की चुनौती, तो वोलेटिलिटी की चुनौती। तो अगर आप कोरोजन की बात करें तो एथेनॉल जो है रबर और प्लास्टिक का क्षरण कर सकता है। एथेनॉल रबर और कुछ धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, और पुराने जो कार्बोरेटर फ्लोट हैं
और जो फ्यूल लाइंस हैं इसके प्रतिरोधी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लीकेज और प्रेशर का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आपके पुरानी गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, अगर आप ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस गाड़ी का निर्माण जो है 2023 से पहले हुआ है, 2023 की बाद की जो गाड़ियां हैं उन पर आपको इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि उस समय तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही थी, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था जो मटेरियल आपका एथेनॉल के प्रति बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इसी वजह से उन गाड़ियों के जो इंजन है, उन गाड़ियों के जो कलपुर्जे हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उन पर एथेनॉल का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपकी इसकी वजह से जो आपके इंजन के पार्ट्स होते हैं वो यहां पर प्रभावित हो सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका एथेनॉल है वो हीट ऑफ वेपराइजन, उसका जो हीट ऑफ वेपराइजन है वो बहुत ज्यादा होता है। हीट ऑफ वेपराइजन बहुत ज्यादा होने का प्रभाव ये रहता है कि सर्दियों और मॉनसून में इंजन स्टार्ट होने में आपको देरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चोक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गाड़ियों में चोक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और कार्बन जो है वो गाड़ी के अंदर जम जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको जो एथेनॉल इंजन है उनके साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर करें पुरानी गाड़ियों से, यानी कि जो गाड़ियां आपका 2020 या 2023 से पहले बनाई गई थी, और नई गाड़ियों से, जो गाड़ियां आपका 2023 के बाद से जब आपका पूरी तरीके से E20 को इंप्लीमेंट कर दिया गया था उसके बाद बनाई गई थी। तो अगर आप पुरानी गाड़ियों में देखें तो फ्यूल टैंक और जो लाइंस होती हैं वहां पर आपका ऐसी धातुओं का इस्तेमाल किया गया था जो धातु जंग और शरण का जो है, जिनमें जंग और शरण का यानी कि कोरोजन का खतरा ज्यादा रहता है। जबकि ऐसी गाड़ियां जो 2023 के बाद बनाई गई थी वो गाड़ियां आपका एथेनॉल रोधी प्लास्टिक और स्पेशल कोटिंग के साथ, सुरक्षित कोटिंग के साथ उनका निर्माण किया गया था, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप बात करें स्टार्टेबिलिटी की, यानी कि कोल्ड स्टार्ट की अगर आप बात करें तो जो पुरानी गाड़ियां सर्दियों में भारी समस्या और बार बार चोक की आवश्यकता उनको पड़ती है। वही हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो आपकी पुरानी गाड़ियां हैं उनमें जो आपका एथेनॉल है वो एथेनॉल आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। गाड़ियों को स्टार्ट होने में दिक्कत आती है और वहां पर चोक की बार बार जरूरत पड़ती है। लेकिन जो नई गाड़ियां हैं इनमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती है और सेंसर द्वारा ऑटो कंट्रोल जो है आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा अगर आप ईयूसी की बात करें, ईयूसी की फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो मुख्य तौर पर आपको नई गाड़ियों में देखने को मिलता है। जो ईयूसी अडॉप्शन है ये बेसिकली आपका सिस्टम ईंधन मिश्रण को एडजस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि आपका जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें जो एथेनॉल ब्लेंड है उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ सिस्टम मौजूद नहीं होता है, जबकि नई गाड़ियों में आपको एडवांस ईयूसी सिस्टम देखने को मिलता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल सिस्टम है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आपका मिश्रण है उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें माइलेज और पावर की अगर आप बात करें, अगर आप पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो माइलेज है उसमें काफी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जबकि अगर आप नई गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर गिरावट जो है वो काफी ज्यादा मामूली रहती है, काफी बहुत शून्य गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने यहां पर कंपेयर किया। तो ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक को जो समझ करके देखा, तो अंत में अगर आप इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, अंत में हमारे सामने निकल करके आता है कि बेसिकली आपका ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपका राष्ट्रीय लाभ, आपका नेशनल बेनिफिट और व्यक्तिगत नुकसान का टॉपिक है। एक तरफ अगर आप देखें तो आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे फायदे आपको भारत में देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से आपका भारत का जो आयात बिल है, जो पेट्रोल का आयात बिल है, ऑयल का आयात बिल है, वो आयात बिल कम होता है। इसकी वजह से भारत के किसानों को फायदा होता है। इसकी वजह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें आपको जो है उसमें बचत आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह से भारत में पर्यावरणीय नुकसान जो पहले होता था, भारत में जो आपको बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन आपको देखने को मिलता था, उसमें हम थोड़ी बहुत गिरावट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान नहीं है, लेकिन ये नुकसान जो है वो नुकसान आपका प्रोग्राम की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो नुकसान प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन की वजह से हो रहे हैं। हम जो है प्रोग्राम को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम प्रोग्राम को एक साथ इंप्लीमेंट करने के बजाय धीरे धीरे इंप्लीमेंट करें, ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको एक मौका मिल सके, पुरानी गाड़ियों को एक अवसर मिल सके कि वो अपने आप को रिप्लेस कर सके नई गाड़ियों के साथ, जिसकी वजह से हम प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन की है। ये प्रोग्राम तो बहुत बेहतरीन है, आप एथेनॉल ब्लेंडिंग से बेहतर प्रोग्राम जो है वो भारत के लिए नहीं ला सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है
वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कोई झूठा या प्रयोग नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक अत्यधिक सफल राष्ट्रीय नीति है, एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी जो है वो इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी कीमत पर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हम उन लोगों की कीमत पर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो लोग पुरानी गाड़ियों का संचालन करते हैं, जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी मौजूद है। तो ऐसे में जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम जो है आपका उनको एक अवसर दें, उनको एक मौका दें कि वो अपनी गाड़ियों को रिप्लेस कर पाएं। तो ये सारा टॉपिक आपको याद रखना है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आपसे पूछा गया है कि जब आप एथेनॉल ब्लेंडिंग को पढ़ेंगे या जब आप बायोफ्यूल को पढ़ेंगे तो बायोफ्यूल की आपको कुछ जनरेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे जनरेशन 1 हो गया, जनरेशन सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया। तो ये चारों जनरेशंस क्या हैं, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, या फोर्थ जनरेशन एथेनॉल क्या होता है। इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।